Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 23rd of May 2020 and guys करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं. इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है. पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं. राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं. इन शॉर्ट गाइस, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है. और आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना. एंड गाइस, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और जो भी स्टूडेंट्स ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेड क्लासेस अवेलेबल हैं. तो गाइस, पेड क्लासेस से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके. और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है. गाइज, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोग को देनी है. हालांकि आप में से काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता लग चुका है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि हमारे चैनल के ऊपर जो अमिताभ बच्चन जी ने स्ट्राइक लगाई थी वो स्ट्राइक अब हट चुकी है और अब चैनल जो है वो बंद नहीं होने वाला है. इसी प्रकार से हम लोग आपको डेली बेसिस पर लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कराते रहेंगे, राइट. तो ये बेसिकली एक काफी अच्छा हैप्पी मोमेंट है आप सभी लोगों के लिए, और ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोग की दुआ की वजह से अमिताभ बच्चन जी ने स्ट्राइक हटा दी और फिर अब हमारा चैनल इसी प्रकार से अब कंटिन्यू चलेगा. ठीक है, तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये आप लोग को देनी थी. एंड गाइस, चलो फाइनली लेक्चर की शुरुआत करते हैं. तो देखिए गाइस, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को कवर करते हैं. आज हम लोग पेपर 1 की न्यूज को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पेपर 1 से रिलेटेड कोई टॉपिक्स नहीं आया है. हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स को कवर करेंगे, फिर पेपर 3 की न्यूज को डिस्कस करेंगे. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर 2 की पहली न्यूज से. यहां पर बताया जा रहा है कि अभी रिसेंटली 21 मई को यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहला इंटरनेशनल टी डे, पहला अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया था. और गाइस, ये इंटरनेशनल टी डे का जो मेजर एम है वो ये है कि चाय के गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में लोगों के बीच में पूरी दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना, अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट टी, चाय के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने को लेकर ये दिन 21 मई का हम लोग को देखने को मिल रहा है. तो बस ये बेसिक फैक्ट एक जनरल आप याद रखो, इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस. नेपाल ने अपना नया ऑफिशियल मैप रिलीज किया है और इसको हम लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने क्लेम कर दिया है कि ये मैप जो है वो इंडिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. और आप जान रहे हो, अगर आप रेगुलरली मुझे फॉलो कर रहे हो, तो हमने कई बार नेपाल के बारे में बात करी है, स्पेशली टेरिटरी डिस्प्यूट को लेकर. तो ये वाला जो टॉपिक है टेरिटोरियल डिस्प्यूट का गाइस, ये काफी ज्यादा आज की डेट में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है और इससे रिलेटेड डेफिनेटली आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. जैसे कि आपसे काला पानी के बारे में पूछा जा सकता है कि काला पानी एरिया कहां पर है. तो याद रखिएगा, उत्तराखंड के अंदर ये हम लोग को काला पानी का एरिया देखने को मिलता है. नेपाल और इंडिया की बाउंड्री पर ये एरिया है. इसके अलावा लीपू लेक पास जो है उसके बारे में आपसे पूछा है, तो उसके बारे में भी एक आपको आइडिया होना चाहिए कि नेपाल जो आपको दिखाई देता है यहां पर, तो आप यहां पर देखोगे इस एरिया पर, इस रीजन पर, तो यहां पर आपको लीपू लेक पास जो है वो दिखाई देता है. ये वाला एरिया, ये इंडिया और नेपाल के इस एरिया पर, यहां पर लीपू लेक पास है. और यहीं पर ही अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक रोड बनाई है गाइस 80 किलोमीटर की, और ये रोड जो है गाइस, इसको अप्रूवल जो हम लोगों ने दी थी, ये 80 किलोमीटर का रोड होगा. और इस रोड के तहत जो माउंट कैलाश जाने वाले जो श्रद्धालु जो होते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो श्रद्धालु होते हैं, तो उनको आसानी होगी इस रोड के कारण. तो अभी कुछ दिनों पहले, ज्यादा समय नहीं हुआ इस टॉपिक को हम लोग को डिस्कस किए हुए, मात्र 14 मई को ही हम लोगों ने अभी रिसेंट पास्ट में ही इस टॉपिक को डिस्कस किया था, जब हमने बात करी थी कि नेपाल ने सेम इसी एरिया पर फिर से अपना डिस्प्यूट जो है वो जाहिर किया था इंडिया के ऊपर. नेपाल इस एरिया के ऊपर रोड बनाने को लेकर जो है वो गुस्सा हो गया था कि इंडिया ने जो इस एरिया पर रोड बनाने की बात करी है और अप्रूवल दिया है, तो उसको लेकर जो है वो गुस्सा हो गया था नेपाल
सवाल कि इंडिया ने ऐसा क्यों कर दिया और कैसे कर दिया नेपाल से बिना पूछे। तो हम लोगों ने क्लैरिफाई किया कि भाई ये जिस जगह पे हम लोग रोड बना रहे हैं वो लीपू लेक पास का एरिया है, जो कि हमारा ही है, उत्तराखंड के अंदर आता है, राइट। तो ये चीज अभी कुछ दिनों पहले ही टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हम लोग को देखने को मिले, और अभी फिर से नेपाल ने अपना नया जो ऑफिशियल मैप रिलीज किया है, तो वहां पर भी आप देख रहे हो कि ये वाला जो एरिया आपको, ये सर्कल के अंदर जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो ये जो एरिया है गाइस, इस एरिया को नेपाल ने अपना खुद का एरिया घोषित कर दिया, जो कि ऐसा नहीं है। ये वाला एरिया जो है वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आता है, बट नेपाल ने उस एरिया को अपना एरिया घोषित कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेपाल ने यह तक क्लेम किया है कि इंडिया ने इस एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया है, अतिक्रमण किया है इंडिया ने इस एरिया के ऊपर, नेपाल के एरिया के ऊपर इंडिया ने कब्जा कर लिया था, ऐसा इसने घोषित किया। और इवन ये डिमांड कर रहा है कि दिल्ली इस एरिया से, दिल्ली यानी कि इंडिया इस एरिया से लोगों को शिफ्ट कर दे, जो भी लोग यहां पर रह रहे हैं उन लोगों को शिफ्ट करे, क्योंकि ये एरिया नेपाल के अंडर आता है। तो उसको लेकर इंडिया अब नेपाल से काफी ज्यादा गुस्सा है। इसने क्लेम किया है काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक जो पास हम लोग को देखने को मिलता है उत्तराखंड के अंदर, तो ये पूरे एरिया नेपाल ने अपने एरिया घोषित कर दिए हैं, यानी कि नेपाल के खुद के एरिया इसने बता दिए कि ये नेपाल के खुद के एरिया, बल्कि ऐसा नहीं है। ये जो डिस्प्यूट जो चल रहा है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ये आज का नहीं है, काफी पुराना है और समय समय पर इस प्रकार की हरकत नेपाल करता है, बट अभी कुछ ज्यादा इसकी एक्टिविटी इस एरिया पर बढ़ चुकी है। और इससे रिलेटेड डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा स्ट्रेस देके बोल रहा हूं कि इस टॉपिक को अच्छे से कवर करो, ठीक है। और ये टॉपिक आपको कहां पर मिलेगा, तो एक बार आप 14 मई 2020 का जो हमारा लेक्चर है उसको एक बार देखिए, तो आपको अभी रिसेंट पास्ट का जो इशू जो हुआ था, डिस्प्यूट जो हम लोग को देखने को मिला था, बॉर्डर डिस्प्यूट, वो आपको क्लियर होगा, राइट। और आप इस लेक्चर पे आप जाइएगा, ये लेक्चर आपको कैसे मिलेगा, तो YouTube का जो सर्च कॉलम है वहां पर आप लिखिएगा 14 मई 2020 और उसके आगे आप लिख दीजिएगा ओनली करंट अफेयर, जो कि हमारा YouTube का चैनल है, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही एक चैनल है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा लिख देंगे तो आपको ये वाला जो है वो लेक्चर मिल जाएगा, और इस लेक्चर में आपको 13 मिनट 45 सेकंड पे जाना है, जब ये टॉपिक मैंने यहां पर डिस्कस किया है। इसके अलावा काला पानी टेरिटरी को लेकर जो हिस्टोरिकल जो इशू चला आ रहा है, जो मतलब हिस्ट्री से जो चीजें चली आ रही हैं, तो वो पूरी मैंने इस लेक्चर में कवर करी है। ये आपको मिलेगा 11 नवंबर 2019 को मैंने डिस्कस किया था, तो ये 11 नवंबर 2019 और उसके आगे लिख दीजिएगा ओनली करंट अफेयर यूट्यूब के सर्च कॉलम में, तो ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। और आपको 8 मिनट 5 सेकंड पे जाना है, तब ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया है यहां पर, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल अच्छे से देखो, क्योंकि इससे रिलेटेड डेफिनेटली एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे गाइस, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आज की डेट में सरकार काफी कुछ कर रही है, और अभी हम लोग ने कुछ दिनों पहले ही इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को पूरा कंप्लीट किया है, आत्मनिर्भर भारत को पूरा कंप्लीट किया है, राइट। तो हमने यहां पर बात भी करी थी कि एमएसएमई के लिए काफी कुछ चीजें सरकार कर रही है। इसमें हमने देखा था कि सरकार जो है वो लोन ऑफर करने की व्यवस्था जो है वो करवा रही है एमएसएमई के लिए, और वो चीज अब अप्रूव हो गई है, और ये हम लोग को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत देखने को मिल रही है। इसमें क्या हो रहा है, क्रेडिट गारंटी जो है वो ऑफर की जा रही है एमएसएमई को और मुद्रा बोरोवर्स को, राइट। तो मुद्रा के बारे में भी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, वो कहां पर मिलेगा अभी थोड़ी देर से मैं आपको बताऊंगा, पहले ये वाला टॉपिक समझ लो आप। तो देखो गाइस, एक नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एनसीजीटीसी जो है, ये 100% गारंटी कवरेज जो है वो प्रोवाइड कराएगी एमएसएमई को और मुद्रा बोरोवर्स को, यानी कि जो भी लोग एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से जो भी लोग बिलोंग करते हैं, तो उनको जो है वो लोन ऑफर किए जाएंगे, और काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहां पर लोन्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। मात्र अगर बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर एमएसएमई लोन लेते हैं या फिर मुद्रा बोरोवर्स लोन लेते हैं, तो उनको मात्र 9.25% जो है वो ब्याज देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से अगर कोई लोन लेता है तो उसको मात्र 14% जो है वो देने पड़ेंगे। तो ये चीज यहां पर बताई गई, यानी कि इससे ज्यादा तो इंटरेस्ट होने नहीं वाला, और एमएसएमई और बैंक्स अपने हिसाब से थोड़े कम इंटरेस्ट भी जो है वो इसमें चार्ज कर सकते हैं, बट ये मैक्सिमम कैप लाइन यहां पर बताई जा रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी याद रखना है। इसके अलावा एनसीजीटीसी कोई भी गारंटी फीस जो है वो नहीं लेगी, और ना ही कोई प्रोसेसिंग फीस या किसी प्रकार की फीस जो है वो नहीं लेगी, यानी कि मूल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो डायरेक्ट एमएसएमई को दिया जाएगा या फिर मुद्रा बोरोवर्स को दिया जाएगा। और इस लोन का जो टेन्योर होगा वो टोटल 4 सालों का होगा, और ये भी बताया जा रहा है कि मॉरेटोरियम पीरियड जो होगा वो 1 साल का होगा, यानी कि मान के चलो आप कि 1 साल तक एमएसएमई जो, यानी कि जिसने भी एमएसएमई का लोन लिया है, तो उसको 1 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई उसको ईएमआई वगैरह नहीं चुकानी, उसका जो पूरी ईएमआई वगैरह जो शुरू होगी वो 1 साल के बाद से होगी। बट अगर वो मॉरेटोरियम पीरियड को ऑप्ट करते हैं तो ये कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है मॉरेटोरियम पीरियड की, ठीक है। बाकी तो 4 साल का टोटल
ओवरऑल लोन हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये काफी शानदार चीज यहां पर बताई जा रही है। तो ये बस बेसिक फैक्ट इससे रिलेटेड आप याद रखो, इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है और आपसे डिटेल में पूछा नहीं जाएगा। और इसमें एडिशनल 3 लाख करोड़ तक की फंडिंग भी अब हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये काफी कुछ चीजें यहां पर बताई जा रही है और लोन्स वगैरह जो है ये प्रोवाइड किए जाएंगे इसी कंपनी के द्वारा, गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी के द्वारा। तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और देखो, मैंने आपको मुद्रा स्कीम के बारे में पढ़ाया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, जब हम लोग इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को डिस्कस कर रहे थे। तो ये 18 मई को ही हम लोगों ने भी कुछ दिनों पहले ही इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। हमारा ओनली करंट अफेयर नाम का चैनल है, वहां पर आप जाइए 18 मई वाले टॉपिक में 20 मिनट 19 सेकंड पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम का। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अब गाइस बात की जा रही है ट्रैवल बबल के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रैवल बबल क्या है, तो आपको ये फोटो को याद करना है, क्योंकि इस फोटो को देखकर आपको ट्रैवल बबल के बारे में पूरी पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप देखो गाइस, यहां पर आपको दो हम लोग को बबल्स देखने को मिल रहे हैं इस प्रकार के। ठीक है, ये दोनों आपस में जो है वो मर्ज हो गए हैं, मैच हो गए, और ये एक कंट्री है, यानी कि इस तरफ एक कंट्री है और इस तरफ दूसरी कंट्री है, ये मान के चलो आप। इसमें देखो, आप समझने की कोशिश करो इसमें कॉमन क्या आपको दिखाई दे रहा है। देखो, इसमें कॉमन हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप इस तरफ देखोगे तो आपको ये धब्बे धब्बे जो है, या फिर मैं इसको कोरोना वायरस कह सकता हूं, कोरोना वायरस का ही ये साइन है, बट समझाने के लिए जैसे कि आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये धब्बे जो है, जितने धब्बे इस कंट्री में है उतने ही सेम धब्बे इस कंट्री में भी है। इस कंट्री की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो मात्र 3 धब्बे हैं, और यहां पर भी आप देखोगे यहां पर भी 3 ही धब्बे हैं। इस साइड आप देखोगे तो एक ही धब्बा है और यहां पर भी एक ही धब्बा है। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि दो कंट्रीज जब ट्रैवल बबल शुरू करती हैं, एग्रीमेंट करती हैं ट्रैवल बबल को लेकर, तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि दोनों कंट्रीज में कोरोना वायरस के केसेस जो है वो लगभग अराउंड जो है वो इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक कंट्री के अंदर भरे पड़े हुए कोरोना वायरस के केसेस और दूसरी कंट्री में बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ट्रैवल बबल शुरू किया जाएगा तो एक कंट्री से जब व्यक्ति दूसरी कंट्री में जाएगा तो वो दूसरी कंट्री को भी इन्फेक्ट कर देगा। तो ये बड़ा इशू होता है। तो इसलिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि दो से ज्यादा कंट्री जब एग्रीमेंट करती है ट्रैवल बबल को लेकर, तो उन दोनों कंट्रीज में इक्वल कोरोना वायरस के केसेस होने चाहिए। और ये इसलिए किया जा रहा है आज की डेट में, क्योंकि आप जानते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो चुकी है और इतना समय हो चुका है, बट कोरोना वायरस का कोई सच इलाज जो है वो निकला नहीं है, परफेक्ट श्योर शॉट, राइट। उसकी कोई वैक्सीन वगैरह नहीं आई है परफेक्ट श्योर शॉट वाली। तो ये बड़े एक इशू चल रहे हैं आज की डेट में। और इवन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर भी कर दिया है इवन कि कोरोना वायरस, जैसा कि एड्स और HIV हम लोग को देखने को मिलता है, तो जैसा वो चलते आ रहे हैं वैसे ही शायद कोरोना वायरस भी लाइफ लॉन्ग जो है वो चले, और उसके साथ लोगों को जो है वो जीवन जीना सीखना पड़ेगा कोरोना वायरस के साथ ही साथ। तो ऐसी चीज WHO ने भी रिसेंटली डिक्लेयर भी करी थी। और हम लोग को इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव करना भी जरूरी है। तो इसलिए ऑब्वियसली बात है कि दो कंट्रीज के बीच में मूवमेंट हो रहा है, ट्रेड होना भी जरूरी है। अगर एक व्यक्ति को ट्रेड के पर्पज के लिए, जॉब के पर्पज के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, तो ऑब्वियसली बात है कि फिर अगर कोरोना वायरस चलता रहेगा और ये इस प्रकार का लॉकडाउन चलता रहेगा, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो दूसरी कंट्री में एंटर ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा से रिवाइव हो, इसलिए इस प्रकार के ट्रैवल बबल जैसी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। और इस पर काफी ज्यादा रिकमेंडेशन जो है वो आया है एक्सपर्ट्स वगैरह के द्वारा कि ये चीज शुरू की जा सकती है। और ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यूरोप की 3 कंट्रीज ने इसको शुरू कर दिया है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया ने। और इसके अलावा और भी काफी सारी कंट्रीज हैं जो कि सोच रही हैं ये ट्रैवल बबल को शुरू करने का, राइट। तो ये चीज हम लोग को नजर आ रही है आज की डेट में एट प्रेजेंट। अब देखो, इसमें एक दो चीजों आप ध्यान में रखो, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो कि ये तीनों कंट्री ने शुरू किया है, तो ये नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अगर आपसे प्रीलिम्स वगैरह में पूछी जाएगी, सिर्फ नेबरिंग कंट्री ही ट्रैवल बबल जो है वो यूज कर सकती है, ट्रैवल बबल का एग्रीमेंट जो है वो कर सकती हैं, तो ऐसा वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों कंट्रीज ही ट्रैवल बबल कर सकती हैं। ये कंट्री जो है अगर वो दूर दूर की भी हैं, यानी कि वो नेबरिंग कंट्रीज नहीं भी है, तो भी जो है वो ट्रैवल बबल किया जा सकता है। बट शर्त सिर्फ इतनी है कि दोनों कंट्रीज में संक्रमण के केसेस जो है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है, कोरोना वायरस के। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, इक्वल या फिर ज्यादा उसमें उसके बीच में जो है वो जमीन आसमान का अंतर नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहां तक आप लोग को पूरी बातें? अब देखो, इसमें ये तीनों कंट्रीज के बारे में बात हुई है, तो आप एक दो और लोकेशन आप देख लो, जैसे कि बाल्टिक सी के साथ जो है वो ये तीनों कंट्रीज बाउंड्री शेयर कर रही है। उसके अलावा रशिया भी देखने को मिल रहा है आपको, फिनलैंड भी देखने को मिल रहा है, स्वीडन भी देखने को मिल रहा है, राइट, पोलैंड भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब कंट्रीज जो बाल्टिक सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है, तो उनके नाम एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर गल्फ ऑफ रीगा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा इरबिन स्ट्रेट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर ज्योग्राफी में पेपर 1 में जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, मैच द फॉलोइंग वगैरह में। तो जब भी कोई आप जो है वो कंट्री वगैरह को देखो मैप में, तो आसपास की उसकी चीजें आप लोग को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर देखो आप, गल्फ ऑफ फिनलैंड यहां पर है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई। इसके अलावा और थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे, तो इन जो भी कंट्रीज ट्रैवल बबल का एग्रीमेंट करती हैं, उनके जो सिटीजन है, रेसिडेंट जो है, वो आपस में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं वाया एयर,
वाया रेल या फिर वाया सी, राइट, बिना किसी क्वारंटीन मेजर्स को अपनाएं। तो ये चीज यहां पर देखने को मिलती है। और जो भी गाइज इन कॉरिडोर्स में एंटर होना चाहता है, जो दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है, तो सबसे पहले तो उसको 14 दिन तक आइसोलेट होना जरूरी है। जैसे मान के चलो कि अगर कोई व्यक्ति एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, राइट, तो उसको 14 दिन तक आइसोलेट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक टर्म एंड कंडीशन इसकी ट्रैवल बबल की देखने को मिल रही है। इसके अलावा वन शुड नॉट हैव ट्रैवल्ड आउटसाइड द 3 कंट्रीज, यानी कि इन 3 कंट्रीज के अलावा, या फिर जो भी एग्रीमेंट होता है ट्रैवल बबल कंट्रीज के बीच में, तो उन कंट्रीज के अलावा अगर कोई व्यक्ति दूसरी कंट्री में जाएगा, राइट, दूसरी कंट्री में गया होगा, तब भी उसको 14 दिन का जो है वो फिर आइसोलेशन करना पड़ेगा। और उसको फिर बहुत कम चांसेस होते हैं, अगर वो दूसरी कंट्री में चला गया तो फिर उसको मुश्किल ही है कि फिर उसको इन तीनों कंट्रीज में ट्रैवल करने दिया जाए, या फिर ट्रैवल बबल वाली एग्रीमेंट वाली कंट्रीज में ट्रैवल करने दिया जाए। इसके अलावा यहां पर यह भी हम लोग को देखने को मिलता है कि वो व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज यहां पर बताई गई है। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया कि वो व्यक्ति किसी भी ऐसे इंसान के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए जो कि ऑलरेडी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड था। तो ये बड़े एक चीज हम लोग को देखने को मिली है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं ये ट्रैवल बबल की, और इसी ट्रैवल बबल को अभी यूरोप की 3 कंट्रीज ने जो है वो शुरू किया है। ठीक है, तो ये चीज बस आप लोग को एक जनरल आइडिया इससे रिलेटेड जो है वो होना जरूरी था, राइट। और इसके अलावा अभी आज की डेट में काफी सारी एक्सपर्ट जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी को अगर रिवाइव करना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस प्रकार के चेंजेस जो है वो लेकर आना, नए नए मेजर जो है वो लेकर आना, राइट, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं किया तो इकोनॉमी ऑलरेडी डाउनफॉल में जा ही रही है और भी जाती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को ये ट्रैवल बबल की देखने को मिली। आई होप आपको इससे रिलेटेड चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। देखो गाइज, मैंने आप लोग को इसके बारे में पहले भी पढ़ाया है, आपको पता होगा। मतलब ये स्कीम को हम लोग ने डिस्कस नहीं किया, स्कीम आज डिस्कस करेंगे, बट हम लोग जब इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को डिस्कस कर रहे थे तब हम लोग ने बात करी थी कि फिशरी सेक्टर में भी जो है वो काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हम लोग को अब देखने को मिलने वाला है, राइट। और उसी के लिए ये अप्रूवल जो है वो कैबिनेट के द्वारा कर दिया गया है इस स्कीम का। और यहां पर बताया जा रहा है कि ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा। मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में बात करी थी कि आप जब भी मेंस का आंसर लिखें तो आप नीली क्रांति जरूर लिखिएगा कि ब्लू रेवोल्यूशन पर ज्यादा फोकस जो है वो किया जा रहा है, राइट। फोकस किया जा रहा है फिशरी सेक्टर्स के ऊपर हमारी कंट्री के अंदर। और ये जो स्कीम है गाइज, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दोनों ही हम लोग को देखने को मिलेंगी, राइट। और इस स्कीम को 5 सालों के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 टू 2024-2025। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इस स्कीम की जो नोडल मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि आप लोग को थोड़े बहुत ध्यान में रखने हैं। अब इस स्कीम से क्या क्या बेनिफिट होने वाला है गाइस, तो देखो फिशरी सेक्टर के अंदर जो क्रिटिकल गैप्स थे, जो इश्यूज थे, उसको फिलअप किया जाएगा, राइट। और फिशरी सेक्टर का जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज किया जाएगा कि कितना पोटेंशियल है फिशरी सेक्टर का, क्योंकि आप जानते हो गाइस फिशरी सेक्टर के अंदर काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। और यहां पर कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लगभग 15 लाख लोगों को दी जाएगी। 15 लाख फिशर्स, फिश फार्मर्स, फिश वर्कर्स, फिश वेंडर और दूसरे जो रूरल या फिर अर्बन पॉपुलेशन के जो लोग हैं जो कि फिशिंग या फिर उससे एसोसिएटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो उनको यहां पर 15 लाख लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो और आज की डेट में हम लोग टारगेट इसी के ऊपर कर रहे हैं कि लोगों को जॉब्स वगैरह मिले, लोग इनकम अर्न करें और फिर वो इनकम खर्चा करें, जिससे कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल होना शुरू हो। इसके अलावा फिश प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, फिश प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है इस स्कीम के तहत। इस स्कीम के तहत फिश की सीड और फीड की क्वालिटी जो है उसको सर्टिफाई करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ एक्वेटिक हेल्थ मैनेजमेंट की बात की जा रही है कि मछली वगैरह या फिर जो पानी के नीचे का जो जीवन है उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। ठीक है, और अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे जिसमें मॉडर्न टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे और वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन किया जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम कि जिस जगह पर मछली जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि मछली पालन जिस जगह पर हो रहा है, तो उस जगह से जब मछली पकड़ा जाता है, फिर मछली को पकड़ने के बाद फिर मछली को जो है वो मार्केट्स तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो पूरी जो एक्टिविटीज होती हैं उसको लिंकअप किया जा रहा है, ये जो पूरी जो चेन है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, बेहतर तरीके से मैनेज जो है वो किया जा रहा है इस स्कीम के तहत। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स, मेजर बेनिफिट्स हम लोग को इस स्कीम के देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ इस स्कीम के अंदर टारगेट ये भी किया जा रहा है कि फिश या फिर फिशरीज प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्पिटिशन को इंक्रीज करना है, राइट, और इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो बूस्ट किया जाएगा, तो इस पर टारगेट किया जा रहा है। सोशल, फिजिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी फिशर्स की और फिश वर्कर्स की प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कुछ मेजर बेनिफिट्स हैं जिसको आप मेंशन करेंगे अपने मेंस एग्जामिनेशन में स्पेशली, और प्रीलिम्स वगैरह में भी आता है, तो आप लोग को इससे रिलेटेड जानकारी होना जरूरी है। अब देखिए, मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है आपका लेक्चर या प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस लेट मी टेल यू, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक ही साथ होती है, अलग अलग तैयारी नहीं होती है प्रीलिम्स और मेंस की, राइट। और स्पेशली यूपीएससी में तो आप जानते हो कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आपको स्टेटमेंट्स पूरे अच्छे से क्लियर होंगे
तभी आप आंसर लिख पाओगे। और फिर लोग बोलते हैं कि सर आपका लेक्चर इतना लंबा हो रहा है। लंबा लेक्चर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि यहां पर आपके सिलेक्शन पे फोकस किया जाता है, ना कि हमारी अर्निंग पे। अगर मैं चाहूं तो ये सब टॉपिक्स आपके 2-4 मिनट में फिनिश करके आगे बढ़ता चलूं, बट आपको मैं टाइम देता हूं, वो इसलिए देता हूं क्योंकि आप अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आप एग्जाम क्लियर कर पाओ। और अगर आपको नॉर्मल तरीके से पढ़ना है तो फिर सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन आपके लिए नहीं है, फिर आप एसएससी, बैंकिंग और ये सब छोटे एग्जाम दीजिए। क्योंकि सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन में आपको मेंस आंसर राइटिंग भी लिखनी है, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने जरूरी हैं। क्योंकि ये सब नहीं करोगे, आप सोचोगे चलो ऊपरी ऊपरी पढ़ ले, तो फिर नहीं होगा सिलेक्शन। ये चीज मेरी हमेशा ध्यान में रखो। आई नो काफी सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी, बट ये सच्चाई है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन इसका जो मैंने भी आपको पढ़ाया। अब देखिए माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस की यहां पर बात हो रही है। 10,000 करोड़ का आउटले हम लोग को माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस के लिए देखने को मिल रहा है। तो देखो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के अंदर इसकी बात की गई थी, तो इसलिए ये टॉपिक अब न्यूज में आ रहा है। तो इसी प्रकार से जो भी चीज हम लोगों ने इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज की पढ़ी है, वो एक एक करके आपको कमिंग वीक में जो है वो देखने को मिलेंगी। और देखिएगा ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये तो ये फॉर्मलाइज किया जा रहा है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस को, तो उसकी ये स्कीम है। और इसमें बेसिकली फोकस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर किया गया है। जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं तो उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाने की बात की जा रही है, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर बनाने की बात की जा रही है। और उसमें 10,000 करोड़ का आउटले हम लोग को देखने को मिलेगा। जो इस चीज के लिए जो भी खर्चा होगा गाइस, तो वो 60-40 के शेयर पर हम लोग को देखने को मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 60% एक्सपेंडिचर करेगी और स्टेट गवर्नमेंट रिमेनिंग 40% एक्सपेंडिचर करेगी। इसमें फायदा एग्रीकल्चरल सेक्टर का भी होने वाला है। जब मैं आपको इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज पढ़ा रहा था, तब हमने बात करी थी इस चीज के बारे में कि जो एमएसएमई में जो आज की डेट में सरकार टारगेट कर रही है, तो उसमें स्पेशली फोकस एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग पर भी किया जा रहा है। क्योंकि देखो एग्रीकल्चर सेक्टर पे टारगेट है ही, क्योंकि सरकार के टारगेट्स हैं कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, राइट। और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़ाना है। और जब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ेगा तो वो वेस्ट ना हो, तो वो उसके लिए यहां पर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस पे टारगेट किया जा रहा है कि जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते हैं, अगर हम लोग उसको रखे रहें, रखा छोड़ दें, तो वो सड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि गोदाम के अंदर फल, फ्रूट, सब्जी और ये जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस होते हैं, ये पड़े नहीं रहने चाहिए। क्योंकि एक टाइम तक ये पड़े रहेंगे तो सड़ जाएंगे, क्योंकि ये सब पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इनको जो है वो प्रोसेस करके हम लोग पैक्ड फूड जो है वो इसका बनाना शुरू करें और इस पैक्ड फूड को हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू करें। तो ये बेसिकली इसकी पूरी स्ट्रैटेजी, और इसके लिए ये स्कीम हम लोग को ये वाली देखने को मिल रही है। क्लियर है यहां तक बातें? अब इस स्कीम में और क्या क्या चीज बताई जा रही है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। तो फाइनेंस जो है वो एक्सेस करवाना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को, यानी कि इनको लोन वगैरह प्रोवाइड करा देना, तो इस पर टारगेट किया गया है। और देखिए गाइस, मैंने आपको एमएसएमई के बारे में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ एमएसएमई की नई डेफिनेशन क्या है, राइट। क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी चेंज हुई है, तो ये जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताइएगा। इसके अलावा टारगेट ये भी किया जा रहा है कि जो ये इंटरप्राइजेस है, टारगेटेड एंटरप्राइज, उनकी रेवेन्यू, उनकी इनकम जो है वो बढ़े, इंक्रीज हो। इसके अलावा टारगेट किया जा रहा है फूड क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर, कि उसको बढ़ाना है हम लोग को, उसके कंप्लायंसेस वगैरह को। इसके अलावा सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, जैसे कि एमएसएमई को अगर कुछ चाहिए, स्पेशली फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जो लोग बिलोंग करते हैं, तो उनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट इस स्कीम के थ्रू उनको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर बनाने की बात की जा रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रांसफर करने की बात की जा रही है, राइट। तो उनको जो है वो चेंज करने की बात की जा रही है एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू, तो इस पर टारगेट हो रहा है। और एमएसएमई पे हम लोग इसलिए इतना ज्यादा टारगेट कर रहे हैं क्योंकि एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जहां पर काफी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, काफी सारे लोग एमएसएमई के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसलिए अगर एमएसएमई को हम लोग अगर ज्यादा टारगेट करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर, तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने पर हमारा टारगेट जो है वो रहेगा, सरकार का टारगेट, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। इसमें स्पेशल फोकस जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर किया गया है, और साथ ही साथ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है गाइस, वहां पर ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर भी इनका फोकस है। तो ये इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम लोग को यहाँ पर देखने को मिले, राइट। और इसके अलावा ये जो स्कीम होगी वो 5 ईयर्स के पीरियड की होगी, ये स्टार्टिंग फ्रॉम 2020, 2021 टू 2024, 2025। इसमें 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस के ऊपर टारगेट किया जा रहा है कि उनको जो है वो सब्सिडी ऑफर की जाएगी, यानी कि उनको क्रेडिट, उनको लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और लोन पर इनको 35% की सब्सिडी दी जाएगी। और सीलिंग जो लगाई गई है वो एक प्रोजेक्ट की 10 लाख रुपए तक की सीलिंग यहां पर हम लोग को इस माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं गाइस, तो उनको 4 लाख रुपए हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाएगा, जिससे कि वो उनके मेंबर्स को लोन ऑफर कर सकें वर्किंग कैपिटल के तौर पर, या फिर स्मॉल टूल्स वगैरह परचेज करने के तौर पर। तो ये कैपिटल की सीडिंग भी
हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि कैपिटल, क्योंकि देखो कोई भी अगर इंटरप्राइज खोलना है, ओपन करना है, तो उसको चाहिए कैपिटल, और इवन अगर उसको चलाना भी है तो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है समय समय पर। जैसे कि अगर इंटरप्राइज है, उसकी कोई मशीन वगैरह बिगड़ गई तो मशीन को रिप्लेस करने के लिए या रिपेयर कराने के लिए पैसों की तो आवश्यकता पड़ती है ना। तो उसके लिए भी कहा गया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 4 लाख रुपए ऑफर किए जाएंगे, जिससे कि वो मेंबर्स को लोन ऑफर कर सकें उनके वर्किंग कैपिटल और स्मॉल टूल्स वगैरह के लिए, राइट। तो ये चीज यहां पर इस में हम लोग को देखने को मिली है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस इससे रिलेटेड, और पेपर 2 से रिलेटेड इतनी ही न्यूज थी। अब हम लोग पेपर 3 की न्यूज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे इंडिया की पहली इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हम लोग को देखने को मिल रही है। इंडियन रेलवे ने पहला एक इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो खुद ब खुद बनाया है। इंडिया के अंदर ये इलेक्ट्रिक इंजन बना है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू हमारे। तो ये चीज आप याद रखिएगा, इतना बेहतरीन इंजन ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इलेक्ट्रिक इंजन है और बहुत ही ह्यूज पावर का 12,000 हॉर्स पावर का ये इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसका एट प्रेजेंट नाम रखा गया है वैग 12, WAG-12। तो ये चीज बस आप लोग को पता होनी चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि WAG-12 क्या है, तो याद रखना इंडिया में बनाया गया इंडियन रेलवेज का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, और ये दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन उत्तर प्रदेश से लेकर शिवपुर उत्तर प्रदेश स्टेशन पर हम लोग को देखने को मिलेगा। और इंडिया छठी कंट्री बन गई है पूरी दुनिया भर में जिनके पास हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव्स होते हैं, यानी कि बहुत ही हाई पावर के ये इंजन होते हैं, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई है, तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। इसको मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया गया है, तो बिहार में हम लोग को एक कंपनी देखने को मिलती है, माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इसके द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है। और ये एक जॉइंट वेंचर है फ्रेंच मेजर का और इंडियन रेलवेज का, तो फ्रांस और इंडिया ने मिलकर इसको बनाया है, और साथ ही साथ इसमें फ्रांस का शेयर 74% का है और इंडिया का 26% का। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो इक्विटी शेयर के आधार पर ये हम लोग को देखने को मिला है ज्वाइंट वेंचर। इसके अलावा सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेलवे सेक्टर के अंदर ये हम लोग को देखने को मिला है, जिसने प्रोड्यूस की है इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो ये चीज यहां पर बताई गई है, ठीक है। अब गाइज आपके सामने एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर बताइए मेरे एक्सप्लेन करने से पहले। तो फटाक से वीडियो को पॉज कीजिएगा और ये आंसर अटेम्प्ट कीजिए इसका। तो देखिए गाइज, ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के फंक्शंस के बारे में ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। ये यूनाइटेड नेशन को असिस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें एड्रेस करती है, इन चारों में से पूछा गया है कि इन चारों में से बताइए कौन सी चीजें एड्रेस किया जाता है यूएनओडीसी के द्वारा। तो देखो सबसे पहली चीज तो लिखी हुई है कि ये देखो इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ड्रग्स एंड क्राइम को खत्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए बॉडी बनाई गई है। तो हम लोग को देखने को मिल रहा है जितनी भी ड्रग्स एक्टिविटीज जो होती हैं, उसकी स्मगलिंग होती है और उसकी तस्करी वगैरह जो होती है, तो उसको रोकने के लिए ये बॉडी काम करती है, फंक्शन करती है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली। इसमें ड्रग्स का मतलब वो दवाई वाले ड्रग्स की बात नहीं हो रही है, अब किस ड्रग की बात हो रही है आप समझ ही गए होंगे, चरस, गांजा और इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, राइट। और क्राइम को प्रिवेंट करने का इसका मेजर रोल होता है और क्रिमिनल जस्टिस को एड्रेस करने का इसका रोल होता है। तो देखो इसमें ड्रग्स एंड क्राइम लिखा हुआ है, तो दोनों चीज हम लोग को पता है इसके बारे में। इसके अलावा इंटरनेशनल टेररिज्म को भी एड्रेस करने का इसका रोल होता है। अब टेररिज्म को क्यों गाइस, तो देखो आप लोगों ने कई सारी मूवीज को देखा होगा जिसमें आपने देखा होगा कि काफी सारे टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये ज्यादातर ड्रग्स स्मगलिंग के ऊपर टारगेट करते हैं। क्यों टारगेट करते हैं, क्योंकि ड्रग स्मगल करके इनको मिलता है पैसा और उस पैसे का उपयोग ये वेपन्स वगैरह खरीदने पर लगाते हैं, राइट। तो इसलिए टेररिज्म को भी रोकने का काम जो होता है वो इस बॉडी का होता है। इसके अलावा पॉलिटिकल करप्शन को भी रोकने का, उसको भी एड्रेस करने का काम इसका होता है। पॉलिटिकल करप्शन इसलिए क्योंकि मूवीज वगैरह में अगेन आपने देखा होगा और कई बार न्यूज में भी पढ़ा होगा कि काफी सारे मंत्री लोगों के घर में ड्रग्स रखवाए जाते हैं, राइट। क्योंकि मंत्रियों के पास पावर होती है और उनकी तलाशी वगैरह कोई लेता नहीं है, और लेते हैं वैसे जब आप आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बनोगे, जब आपको लीड मिलेगी कि यार एक फलाना मंत्री के घर पे इतने ड्रग्स पड़े हुए हैं, राइट, आपके मुखबिर वगैरह से या किसी से, तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर आप ऑर्डर पास करके उसके पास जाओगे रेड मारने उसके घर पे, राइट। तो ये ऐसी ही चीजें होती हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस प्रकार के सिस्टम के अंदर भी इंक्लूडेड रहते हैं और सिस्टम के बाहर भी, जो कि इस प्रकार के क्राइम को अंजाम देते हैं, राइट। तो ये चीज इसलिए भी यहाँ पर पॉलिटिकल करप्शन भी मौजूद है, ठीक है। तो पॉलिटिकल करप्शन को भी एड्रेस करने का काम इस यूएनओडीसी का होता है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट इसके बिल्कुल करेक्ट हैं। और यूएनओडीसी के बारे में हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं गाइस, तो बताया जा रहा है कि इसने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसका नाम है सिंथेटिक ड्रग्स इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये याद रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन आया था कि ये फलाना जो रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज की गई है, तो याद रखिएगा यूएनओडीसी के द्वारा। और अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ है गाइस, तो यहां पर बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने काफी कम इलिसिट ड्रग्स जो है वो बरामद किए हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो अथॉरिटीज वगैरह जो होती हैं, इनको जब भी पता लगता है कि कोई स्मगलिंग एक्टिविटी हो रही है तो वो तुरंत उस जगह पर जाकर
उस क्रिमिनल्स को पकड़ती हैं और सीज कर लेती हैं, जब्त कर लेती हैं ये सब चीजें, ठीक है, यानी कि जो ड्रग्स वगैरह जो होते हैं जब्त कर लेते हैं। तो कहा गया है कि अथॉरिटीज ने काफी कम ड्रग्स जो हैं वो जब्त किए हैं इस बार लॉकडाउन के चलते, राइट, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी हो नहीं रही है। बट यहां पर अथॉरिटीज ने जो काफी कम जब्त किए हैं ये सब प्रोडक्ट्स, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सप्लाई नहीं हो रहा है। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपना अलग रूट बना लेते हैं। उन्होंने देखा कि पुलिस अथॉरिटीज पूरे दुनिया भर की लॉकडाउन में बिजी है, लोगों को कोरोना वायरस से बचाने में बिजी है, तो इन्होंने अपना काम जो है वो शुरू रखा, अपने काम को अंजाम देना शुरू किया। इनको लॉकडाउन से कोई परवाह नहीं हुई, बल्कि इन्होंने लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखा और ये जो है वो ड्रग सप्लाई करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो यहां पर ये बताया गया कि रियल टर्म में ड्रग के सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, बट बरामद जो है वो काफी कम मात्रा में ड्रग्स हुए हैं। तो ये पूरे दुनिया भर की एक एवरेज हालत जो है वो बताई गई है। बट हमारी इंडियन आर्मी और हमारी इंडियन पुलिस सर्विस ये काफी शानदार है, काफी अच्छी है। इनकी जो अप्रोच होती है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है, राइट। जैसे कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, मल्टी डायमेंशनल तरीके से आप अपने आंसर को लिखते हो, वैसे ही जब आप आईपीएस ऑफिसर बनोगे, आईएएस ऑफिसर बनोगे, तो आपको एक रोल नहीं निभाना है, बहुत सारे रोल एक साथ निभाने हैं। जब आप कोरोना वायरस को भगा रहे होगे, मान के चलो कि अभी आप आईएएस ऑफिसर बन चुके होते, तो आप कोरोना वायरस को से लड़ने के लिए तो काम कर ही रहे होते हैं, साथ ही साथ आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही होती हैं उस पर भी आपकी एक पैनी नजर होती है, राइट। तो वैसे ही हमारी जो इंडियन अथॉरिटीज है गाइस, उन्होंने बरामद करी है बहुत सारी ड्रग्स वगैरह। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ड्रग्स जो है वो बरामद हुए हैं, राइट। और इसमें ज्यादा हम लोग को एटीएस देखने को मिला है, जिसको मीथ जो है वो कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली एक प्रकार का ड्रग ही होता है और काफी खतरनाक जो है वो माना जाता है। और देखो ये बढ़ोतरी होने के कारण क्या बताए जा रहे हैं, तो हम लोग जो इंडिया जो है, इंडिया की लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के ईस्ट में जो है वो हम लोग को गोल्डन ट्राइंगल देखने को मिलता है और इंडिया के वेस्ट में गोल्डन क्रीसेंट देखने को मिलता है। ये दो जो लोकेशन है गाइस, ये काफी प्रोन है, मतलब जो कि इंडिया को काफी प्रोन बना देती है ड्रग्स एक्टिविटी होने के लिए, क्योंकि इन दोनों एरिया में काफी ह्यूज ड्रग एक्टिविटीज होती हैं। अगर हम लोग ईस्ट की बात करें तो गाइस, ईस्ट को तो मेन ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन कहा जाता है। यहां पर जैसे कि जो गोल्डन ट्राइंगल जो है वो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड जैसी कंट्री को मिलाकर बनता है, और कहा जाता है कि यहां पर सबसे ज्यादा चरस जो है वो उगती है और चरस की स्मगलिंग इसी जगह से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड करवाई जाती है। स्पेशली जो मेन रूट है इनका वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है, यानी कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक ड्रग्स पहुंचाने के लिए यही वाला रूट जो है वो काम आता है। और इसी के पास हमारा अंडमान रीजन हम लोग को देखने को मिलता है, जो सी वाटर हम लोग को देखने को मिलता है। तो वहीं से ही इंडिया के अंदर आ जाते हैं ड्रग्स, और साथ ही साथ बांग्लादेश से होते हुए इंडिया के अंदर ड्रग्स वगैरह एंटर हो जाते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत जो है वो ईस्ट की तरफ हम लोग को गोल्डन ट्रायंगल के कारण देखने को मिलती है। और अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में है गोल्डन क्रीसेंट, जिसके बारे में पहले भी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए गोल्डन क्रीसेंट कौन सी कंट्रीज को मिलाकर बनता है। और ये हमारी नेबरिंग कंट्री है, बिल्कुल चिपकी हुई है हम लोगों से, तो आपको पता लग जाएगा। जो अगर आप ऐसे देखोगे नेबरिंग कंट्री में जितनी भी आपको नेबरिंग कंट्री हमारी दिखाई देगी, तो उन्हीं में से आपको बिल्कुल मतलब एकदम पास की हमारी नेबरिंग कंट्री है वो, राइट। एक दो का नाम तो आपको नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपको पता होगा कि कौन ड्रग्स वगैरह सप्लाई करता है, राइट। तो इसके बारे में नीचे जरा कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर जरूर बताइएगा, राइट। और ये इस प्रकार की स्थिति हमारे इंडिया में, यानी कि इंडिया को क्यों प्रॉब्लम है ड्रग्स की काफी ज्यादा, क्यों हम लोग क्या ड्रग्स इतने ज्यादा स्मगल होते हैं, तो उसमें अगर इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन आता है तो आप गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन ट्रायंगल जरूर ये दो वर्ड्स उपयोग कीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यही दो रूट्स हैं जो कि इंडिया को प्रोन बना देते हैं स्मगलिंग के लिए, ठीक है। तो बस ये सिंपल सी चीज आप याद रखो और ये चीज आप मेंस में भी उपयोग करेंगे, और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े। कोणार्क सन टेम्पल जो कि ओडिशा के अंदर है, और कोणार्क टाउन, कोणार्क शहर, ये पूरी तरह से अब हम लोग को सोलराइजेशन इसका कंप्लीट हो चुका है और यहां पर पूरी तरह से सोलर एनर्जी का उपयोग होता हुआ नजर आएगा, राइट। इन शहरों में यहां पर बताया जा रहा है कि 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट जो है, जिसमें काफी सारे सोलर ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि सोलर ट्रीज हो गए, सोलर ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क हो गए, ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट्स हो गए, बैटरी स्टोरेज हो गए, और भी सोलर एक्टिविटी वाले जितने भी हम लोग को देखने को मिलते हैं इक्विपमेंट्स, एप्लीकेशंस, तो वो सभी के सभी यहां पर इंस्टॉल करा दिए गए हैं। और यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो शहर है गाइस, ये पूरा का पूरा सोलर एनर्जी पे चल सकता है। इतनी पोटेंशियल अब इस शहर की हो चुकी है, जो कि हमारे लिए काफी अचीवमेंट वाली बात है। और इस चीज को भी आप मेंशन करेंगे मेंस में, और प्रीलिम्स में आता है तो यू नो अबाउट इट कि अब कोणार्क सन टेम्पल और कोणार्क शहर जो है वो उस वहां पर हम लोग को सोलराइजेशन देखने को मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि हमारी कंट्री के अंदर या फिर इन जनरल सन टेम्पल जो है वो कितने हैं टोटल, और कौन सी जगह पर है। सूर्य मंदिर कौन सी जगह पर है हमारी कंट्री में, और बाहर भी अगर है तो बताइएगा। और जो है वो कितने हैं टोटल और किस किस जगह पर है, ये दो चीज बस आपको बतानी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। अब ये वाली बात हम लोग ने यहां पर देखी।
और यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट जो था ये पूरा 100% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिला था। 25 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। और गाइस इसको इंप्लीमेंट किसने किया है, तो ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया है। और ये जो स्कीम है गाइस, ये पूरे जो सोलार मतलब जो पूरी सोलार एनर्जी जो है ये प्रोवाइड कराएगी कोणार्क टाउन को और कोणार्क सन टेम्पल को। तो ये बहुत शानदार चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि पूरी एक जो सिटी है गाइस, एक जो शहर है वो पूरा का पूरा आप सोलार एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट अब हम लोग को देखने को मिल रहा है। और काफी शानदार चीज है ये, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम लोग टारगेट कर ही रहे थे राइट, क्योंकि देखो जितना कम कोयला चलेगा उतना हमारे लिए अच्छा है, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है राइट। क्योंकि आप जानते हो कि घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, हमारे घरों में जो पावर जो जनरेट होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसमें भारी मात्रा में कोयला जलकर ये इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पावर बनती है। और अब एक शहर पूरा का पूरा सोलार एनर्जी के थ्रू उसकी पावर, उसकी एनर्जी डिमांड्स को फुलफिल करेगा, तो इससे अच्छी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, पॉइंट ये नोट करिए वाले, ये काफी शानदार इस प्रकार की चीजें होती हैं। अच्छा, नीचे कमेंट बॉक्स पे एक और चीज लिखकर बताइए कि हमारी कंट्री का टारगेट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का कितना है। मैं सोलर एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी का आपसे टारगेट पूछ रहा हूं। और अगर आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके भी अगर पता है तो भी बताइएगा कि सोलर एनर्जी के लिए कितना एलोकेट किया हम लोगों ने, कितने टाइम पर हम लोग को अचीव करना है, कितना टारगेट राइट। उसका अपडेटेड टारगेट भी बताइएगा, पुराना वाला टारगेट मत बताइएगा। जिन लोगों ने रेगुलर व्यूअर जो है मेरे, जिन लोगों ने कंटिन्यूअसली मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया, उनको एक अपडेटेड टारगेट भी पता होगा एट प्रेजेंट का, है ना। चलो ये वाली बात हो गई इसके बारे में। और मैंने आप लोग को कोणार्क सन टेम्पल के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। 800 साल पुराना ये कोणार्क सन टेम्पल हम लोग को देखने को मिलता है। 17 फेब 2020 के लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा, ये वाला टॉपिक। आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमारा जो मेन चैनल है वहां पर जाना है और वहां पर मैंने ये टॉपिक को पढ़ाया। या फिर आप इन जनरल 17 फेब 2020 लिखिएगा और आगे लिख दीजिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, तो आपको सबसे पहला जो वीडियो मिलेगा वो यही वाला मिलेगा। और इस वीडियो में 1 मिनट 50 सेकंड पे आप जाइए, ये वाला टॉपिक आपके लिए शुरू हो जाएगा, जिसमें सन टेम्पल के बारे में पूरी चीजें मैंने डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन करी हुई है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई इसके बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अगापे चित्रा मैग्ना, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बेस्ड आरएनए एक्सट्रैक्शन किट है। यानी कि एक ऐसी किट हम लोगों ने बना दी है अब इंडिया के अंदर, जो कि मात्र 150 रुपए की किट है और मात्र 150 रुपए में कोरोना वायरस को ये डिटेक्ट कर सकती है। इसको डेवलप किया है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ अगापे डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड, जो कि एक कंपनी है, इन विट्रो डायग्नोस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, जो कि कोचीन में हम लोग को देखने को मिलती है। तो याद रखना, काफी सस्ते रेट में अब हम लोग जो है वो कोरोना वायरस की टेस्टिंग कर सकेंगे। मात्र 150 रुपए की इसकी एक किट बताई जा रही है। और जो हम लोग इंपोर्ट कराते हैं उसकी लगभग, या फिर जो अभी इन जनरल हम लोग क्या है जो किट, वो करीब 300, 400, 500 रुपए की एक किट हम लोग को देखने को मिलती है। और ये उसकी यानी कि बिल्कुल आधी से भी कम कीमत जो है वो बताई जा रही है, ठीक है, 150 रुपए मात्र। इसके अलावा सोनिक बूम, क्वेश्चन आएगा सोनिक बूम क्या होता है। तो जब गाइस कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में साउंड की स्पीड से ज्यादा ट्रैवल करता है तो उस चीज को, उस टर्म को सोनिक बूम कहा जाता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो साउंड की स्पीड से ज्यादा तेजी से हवा में ट्रैवल करता है, तो दैट इज कॉल्ड सोनिक बूम राइट। और ये एक प्रकार का शॉक वेव्स क्रिएट कर देता है और बहुत ह्यूज एनर्जी एमिट करता है ये, और इतनी ज्यादा ह्यूज इसकी एनर्जी होती है कि ये अर्थक्वेक तक ला सकता है, या फिर ग्लासेस शटर हो जाते हैं ना, जैसे कांच वगैरह टूट जाते हैं। अगर एकदम से कोई बहुत साउंड आता है तो आपको पता होगा, आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, कांच वाच एकदम टूट जाते हैं, है ना। तो वैसी ही चीज इस प्रकार की होती है सोनिक बूम में। और ये हम लोग को इस प्रकार के एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं, सुपर सोनिक एयरक्राफ्ट, जिसके बारे में आपको पता होगा, इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये खतरनाक होते हैं। और ये जो टर्म होता है इनके लिए जो यूज किया जाता है वो सोनिक बूम यूज किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के टर्म्स अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। एंड गाइस, सिर्फ बस आज इतना ही था आज के लिए। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर अच्छे लगे हैं तो मेरे इस लेक्चर को आप किसी भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप किसी टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप में शामिल हैं तो वहां पर भी शेयर कर सकते हैं। एंड रुकिए, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है। काफी सारे जो नए व्यूअर्स जुड़े होंगे या फिर पुराने भी हैं, जिनको पता नहीं होता, एंड तक देखते नहीं है, वो फिर बाद में परेशान होते हैं कि सर लेक्चर क्यों नहीं आया। तो आज सैटरडे है, कल है संडे, कल के दिन लेक्चर नहीं आता है, आप लोग जानते हो उसके बारे में रेगुलर व्यूअर्स की। कल के दिन एक कंपाइलेशन आपको मिलता है, जो कि प्रीवियस जितने भी ट्यूटोरियल्स मैंने आप लोग को पढ़ाए हैं, जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए हैं, उसको मर्ज करके एक सिंगल वीडियो में मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता हूं। एंड गाइस, मैंने आपसे बोला था कि इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का मैं आपको एक कंप्लीट लेक्चर कल प्रोवाइड कराऊंगा। बट देखिए, अभी जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं कि अभी अपडेट हम लोग को देखने को मिलते ही जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर कुछ चेंजेस आ गए। अभी आपको पता होगा, स्पेशली माइक्रो के अंदर जो वैल्यू जो है वो थोड़ी, माइक्रो नहीं, एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर चेंजेस करती है वैल्यू के, हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ाया था ना मैंने आपको, मेरे ख्याल से शायद कल ही या परसों ही हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। तो ऐसे जो चेंजेस आ रहे हैं वो मेरे ख्याल से शायद कमिंग एक वीक में भी और आने की उम्मीद है। तो एक बार ये वाला वीक और निकल जाने दीजिए आने वाला, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट
जो संडे आएगा उसमें एक कंप्लीट फुल फ्लेज एक सिंगल लेक्चर मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। और इवन अगर आप चाहो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो कि सर हमें तो अभी चाहिए, आप अभी बना के दे दो, तो मैं अभी बना दूंगा। वो मेजोरिटी के तौर पे होगा। अगर आपको अभी अभी चाहिए, जो मैंने भी आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड, तो वो मैं मर्ज करके दे दूंगा। वो मेजोरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, जितने लोग लिखेंगे कि हाँ सर कल ही दे दो तो मैं कल ही दे देता हूं। बाकी अगर आप वेट करोगे तो फायदा आपका है, क्योंकि आपको अपडेटेड चीज मिलेगी, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। वो फिर आपकी जैसी मर्जी। अगर आप चाह रहे हो कि आप बाद में खुद ब खुद रिकॉर्ड कर लोगे, नोट कर लोगे एक कल के दिन रिवाइज करने के बाद, तो फिर आप कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर चॉइस है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना बता दीजिएगा जो भी आपका डिसीजन है, ठीक है। और ये जनरल स्टडीज के टॉपिक्स हैं एज अ होमवर्क जो मैं आपको दे रहा हूं, जिनको आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री व्याय वंदना योजना के बारे में। तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2023 तक। जिन बच्चों ने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, तो ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है 31 दिसंबर 2019 के लेक्चर में। आपको जाना है, अच्छा यहाँ पे तो लिखा नहीं है यार, यहाँ पे मेरा टाइमिंग जो है वो नहीं आ पाई, सॉरी। तो आप यहाँ पर बीच में चले जाइए, कहीं पे आपको मिल जाएगा ये वाला, ये मतलब आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जो है वो मैंने वहां पर पढ़ाया हुआ है। ओनली करंट अफेयर के नाम का हमारा चैनल है, वहीं पर आपको ये वाला टॉपिक जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक है वो आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में। तो और इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बना लीजिएगा। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन। और होमवर्क करने से पहले नोटिस लिखा है इंग्लिश हिंदी दोनों में, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और आप चाहो तो आपके नोट्स वगैरह को आप हमारे इस डिस्कशन ग्रुप में भी जो है वो सेंड कर सकते हो, इसकी फोटो खींच के। @IASPCS ज्ञान नाम का एक डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम का, और यहां पर मैं भी एक्टिव रहता हूं। अगर आपको मुझसे कुछ चीजें पूछनी है तो आपको क्या करना है, इस ग्रुप पे अपनी क्वेरी लिखनी है और इसके आगे लिखिएगा @studyforcivilservices_कमलाक्ष। तो आपका मैसेज जो है वो मुझ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और इस लेक्चर की पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। और पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।